Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग वर्नलाइजेशन टॉपिक पे बात करने वाले हैं और साथ ही हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने फोटो पीरियडिज्म कंप्लीट कर लिया था और साथ ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी आप फोटो पीरियडिज्म की क्लास देख सकते हैं। फोटो पीरियडिज्म की 2 क्लास हुई हैं जिसमें हमने फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, और साथ ही रोल ऑफ फाइटोक्रोम मतलब फाइटोक्रोम के रोल के बारे में बात किया है और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो सारी वीडियोस जितनी भी हुई हैं अब तक की वो सब आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेज हुई हैं ये सब टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, ठीक है, गेट लाइफ साइंस और नीट बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कॉमन है, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए और इनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इन्हें एक साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो जो जिस फील्ड से रिलेटेड है वो उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट से चूज करके देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज वर्नलाइजेशन के बारे में। तो वर्नलाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्नलाइजेशन किससे रिलेटेड है या फिर हम वर्नलाइजेशन को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि फ्लावरिंग की जो फिजियोलॉजी है उसको 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है फोटो पीरियडिज्म और दूसरा है वर्नलाइजेशन। ठीक, मतलब जो लाइट का ड्यूरेशन होता है मतलब लाइट पीरियड, एक तो वो फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है जिसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं और हम लास्ट क्लास में फोटो पीरियडिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है लो टेम्परेचर जिसको वर्नलाइजेशन कहा जाता है। तो कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग मैकेनिज्म को वर्नलाइजेशन भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए वर्नलाइजेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम फ्लावरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आज हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में क्योंकि फोटो पीरियडिज्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिटेल में कि वर्नलाइजेशन क्या है, इसका क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और फिर हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन पे। तो बिसाइड्स करेक्ट फोटो पीरियड सम प्लांट्स रिक्वायर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, वैसे तो फोटो पीरियडिज्म जो है मोस्ट प्लांट्स पे अप्लाई होता है जिसके थ्रू फ्लावरिंग होती है। ठीक है, लेकिन फोटो पीरियड के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तभी वो फ्लावरिंग करते हैं। अदरवाइज आप उनको कोई भी कितने भी पीरियड की या ड्यूरेशन की लाइट दे दीजिए, दैट मीन्स फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, तो उनमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम वर्नलाइजेशन भी पढ़ते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहा जाता है और यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन किया गया है। तो वर्नलाइजेशन is the artificial exposure of plants or seeds to low temperature in order to stimulate flowering or to enhance seed production। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन क्या है? वर्नलाइजेशन जो है ये एक आर्टिफिशियल एक्सपोजर है लो टेम्परेचर का। अगर हम सिंपली बात करें तो वर्नलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को या फिर उनके जो सीड्स होते हैं उनको कुछ समय के लिए लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे रखने से क्या होता है कि उनमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट होती है या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें सीड प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस हो जाता है, मतलब सीड प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को या सीड को कुछ समय के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से उनमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो जाती है या फिर उनका सीड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम वर्नलाइजेशन। ठीक, द टर्म वर्नलाइजेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय टी लाइसेंको इन 1928। ठीक है, टी लाइसेंको जो थे इन्होंने सबसे पहले वर्नलाइजेशन टर्म यूज किया था। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से और उनके रिलेटेड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। द टर्म वर्नलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेर्नस। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है वेर्नस, वहाँ से लिया गया है जिसका मतलब है ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग एक सीजन है, जैसे विंटर होता है, समर होता है, ठीक है, उसी तरीके से स्प्रिंग सीजन होता है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो
अब हम बात कर रहे हैं कि वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है। वर्नलाइजेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस वर्नस से लिया गया है, जिसका मतलब है ऑफ द स्प्रिंग। अब अगर वर्नलाइजेशन का मतलब है स्प्रिंग, ऑफ द स्प्रिंग, तो इसका मतलब कि वर्नलाइजेशन जो है किसी तरीके से स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम वर्नलाइजेशन पड़ा। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इसको वर्नलाइजेशन ही क्यों कहा गया। सो वर्नलाइजेशन मीन्स ability of low temperature treatment to convert winter cereal into spring cereal as a result of satisfaction of their low temperature requirement। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है? वर्नलाइजेशन का मतलब है एबिलिटी ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो विंटर सीरियल को स्प्रिंग सीरियल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जितनी उसकी है, अगर विंटर सीरियल को जितने लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, अगर उतना लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो विंटर सीरियल को स्प्रिंग सीरियल में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये होती है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की एबिलिटी। ठीक है, वर्नलाइजेशन का मतलब यही है। आगे हम थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे तो आपको स्प्रिंग का मतलब समझ में आ जाएगा वर्नलाइजेशन के केस में। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वर्नलाइजेशन में होता क्या है शॉर्ट में। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक सीड है जो कि स्लाइटली जर्मिनेटेड है, मतलब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा जर्मिनेशन हुआ है, उस कंडीशन में ये बीज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, इस बीज को क्या किया जा रहा है, चील्ड किया जा रहा है फॉर अ मंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड है जिसको चील्ड किया जा रहा है, मतलब 1 महीने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। ठीक है, उसके बाद इसको प्लांटेड किया गया। ठीक है, कहाँ पे प्लांटेड किया गया, एक गमले में आप बोल सकते हैं या फिर आप खेतों में भी इसको ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो प्लांटेड किया गया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है इसमें अच्छा खासा फ्लावरिंग हुआ है। ठीक है, और इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, वर्नलाइज्ड प्लांट। ठीक है, जबकि दूसरा वाला जो केस है, यहाँ पे आप देखिए नो चिलिंग, मतलब इस जर्मिनेटेड सीड को ऊपर वाले केस में 5 डिग्री सेल्सियस पे 1 महीने के लिए रखा गया था, जिसकी वजह से इस सीड को बोला गया चिल्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चिलिंग नहीं हुई, मतलब इस जर्मिनेटेड सीड को जब कोई भी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ठीक है, और डायरेक्टली इसी स्टेज पे इसको प्लांटेड कर दिया गया। ठीक है, गमले में बो दिया गया और नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इस गमले में यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है ये अच्छे से ग्रोथ तक नहीं हुई है। ठीक है, तो फ्लावरिंग कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुआ है और इसलिए इसको नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट कहा गया, क्योंकि इसमें कोई भी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जबकि इस वाले प्लांट में आप देख रहे हैं इसको वर्नलाइज्ड प्लांट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस पे 1 महीने के लिए रखा गया और फिर इस जर्मिनेटेड सीड को क्या किया गया, प्लांटेड कर दिया गया, मतलब गमले में डाल दिया गया, जिससे जो पौधा तैयार हुआ उसमें अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ हुई उसकी, उसके बाद फ्लावरिंग भी देखने को मिली। ठीक है, तो ये अंतर है वर्नलाइजेशन और नॉन वर्नलाइजेशन प्लांट में। ठीक है, आगे बात करते हैं इन कोल्डर कंट्रीज देयर आर सीरियल्स ऑफ 2 फिजियोलॉजिकल टाइप्स, मतलब ऐसे देश जिनमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे, उनको कोल्डर कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, तो कोल्डर कंट्रीज़ में ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो सीरियल्स होती हैं, सीरियल्स का मतलब जैसे कि ऐसी फसलें जैसे कि गेहूँ हो गया, धान, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इनको सीरियल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीरियल्स हैं। तो कोल्डर कंट्रीज़ में जो सीरियल्स होते हैं उनकी 2 फिजियोलॉजी देखी गई है, मतलब एक विंटर सीरियल और दूसरा स्प्रिंग सीरियल। अब विंटर सीरियल और स्प्रिंग सीरियल का क्या मतलब है कि ऐसी फसलें या ऐसे सीरियल प्लांट्स जिनको ठंडी के समय में बोया गया, ठीक है, उनको विंटर सीरियल कहा गया, और ऐसे प्लांट जिनको स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है उनको हम स्प्रिंग सीरियल कहते हैं। और भी डिफिनेशन है जो इन पैराग्राफ से आपको क्लियर होंगे, जैसे विंटर सीरियल्स आर शोन इन विंटर एंड फ्लावर इन फॉलोइंग समर। ठीक है, तो विंटर सीरियल्स क्या होते हैं, विंटर सीरियल को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, बोया जाता है खेतों में, और फ्लावरिंग कब होती है, फॉलोइंग समर में। ठीक है, अर्ली समर में, मतलब जब गर्मी की शुरुआत होती है तो उसी सीजन में विंटर सीरियल्स जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन स्प्रिंग सीरियल्स क्या होते हैं, स्प्रिंग सीरियल्स आर सोन इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीरियल को स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराया जाता है, बोया जाता है, और फ्लावरिंग कब होती है, समर में, मतलब जो मिड समर होता है, ठीक है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो उस दौरान जो स्प्रिंग सीरियल होते हैं उनमें फ्लावरिंग होती है।
ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। नॉर्मल विंटर सीरियल और स्प्रिंग सीरियल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम वर्नलाइजेशन की बात करेंगे तब क्या होगा, इफ विंटर सीरियल इज सोन इन स्प्रिंग इट शोज वेजिटेटिव ग्रोथ बट डज नॉट फ्लावर अनलेस इट रिसीव्स लो टेम्परेचर ऑफ विंटर, ठीक है। लेकिन अगर हम विंटर सीरियल को स्प्रिंग सीजन में बोएं, ठीक है, अब विंटर को विंटर सीजन में बोया जा रहा था तो अर्ली समर में फ्लावरिंग हो रही थी, और अगर स्प्रिंग सीरियल को स्प्रिंग में बोया जा रहा है तो मिड समर में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर हम विंटर सीरियल को स्प्रिंग सीजन में बोएं तब क्या होगा, तो देखा गया कि इसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, ठीक है, फ्लावरिंग नहीं हुई, ठीक। विंटर सीरियल को जब स्प्रिंग सीजन में बोया गया तो ये देखा गया कि इसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हुई जबकि फ्लावरिंग नहीं हुई अनलेस इट रिसीव्स लो टेम्परेचर ऑफ विंटर, ठीक है, क्योंकि इसने विंटर या फिर लो टेम्परेचर जो विंटर में मिलता है वो इसने रिसीव नहीं किया था, इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, केवल इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ही देखने को मिला। फ्लावरिंग होती अगर इसमें लो टेम्परेचर दिया गया होता है विंटर का, ठीक है। बट विंटर सीरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग सीरियल, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन विंटर सीरियल को कन्वर्ट किया जा सकता है स्प्रिंग सीरियल में बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, स्प्रिंगिफिकेशन। स्प्रिंगिफिकेशन आप कहें या फिर वर्नलाइजेशन कहें, वर्नलाइजेशन टर्म सबके लिए लागू होता है, चाहे वो कोई भी या फिर स्प्रिंग सीरियल हो या फिर वो विंटर सीरियल हो, ठीक है। लेकिन स्प्रिंगिफिकेशन कब कह रहे हैं, जब विंटर सीरियल को हम स्प्रिंग सीरियल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे करके, तब हम इसको कह रहे हैं स्प्रिंगिफिकेशन, जिसमें विंटर सीरियल स्प्रिंग सीरियल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है वर्नलाइजेशन का इस केस में, ठीक है। तो इसी की वजह से क्योंकि विंटर सीरियल को स्प्रिंग सीरियल में चेंज कर दिया जा रहा था वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट करके, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नस का मतलब क्या हुआ, ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, विंटर सीरियल को स्प्रिंग सीजन में चेंज करना, ठीक है, इसीलिए स्प्रिंग से रिलेटेड है वर्नलाइजेशन। आगे देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स आर, तो वर्नलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे वर्नलाइजेशन अप्लाई होता है जिससे उनमें फ्लावरिंग होती है। तो कौन कौन से हैं, जैसे सिकल सीरियल है जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, यूरोपियन राई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्रिटिकम वल्गेयर है गेहूं, ब्रेसिका ओलिरेसिया है, मतलब ब्रेसिका की बहुत सारी स्पीसीज जैसे कि कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ठीक है, ये ब्रेसिका के कुछ स्पीसीज हैं जिनको वर्नलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा बेटा वल्गैरिस चुकंदर का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। एपियम जिसको लीफी सैलरी कहा जाता है, जैसे कि आप बर्गर खाते हैं तो बर्गर में आपने देखा होगा कि पत्ता गोभी के जैसे कुछ लीव्स होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं जो उनमें रखी गई होती हैं ब्रेड के बीच में, ठीक है, तो वो एपियम की लीफ होती है जिसको लीफ सैलरी या लीफी बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा लोलियम पेरनी, ठीक है, ये भी जिसको ग्रास राइस के नाम से जाना जाता है, ग्रैमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वर्नलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनमें फ्लावरिंग होती है या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या फिर नॉर्मली इनको विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, इनको लो टेम्परेचर नेचुरली मिलता है जिसकी वजह से इनमें फ्लावरिंग होती है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि वर्नलाइजेशन की साइट क्या है, मतलब वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस जो है प्लांट का कौन सा पार्ट है जो रिसीव करता है, ऐसा नहीं है कि प्लांट के सारे पार्ट जो है वर्नलाइजेशन को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइट होता है जहाँ पे वर्नलाइजेशन को रिसीव किया जाता है, जैसे कि फोटोपीरियडिज्म की जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि फोटोपीरियडिज्म में जो फोटो पीरियड होती है उसको रिसीव कहाँ किया जाता है। तो फोटोपीरियडिज्म को कौन रिसीव करता है, पत्तियां करती हैं, ठीक है, जो लाइट होता है उसको रिसीव करने का काम पत्तियां करती हैं, और फिर एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है तो उसको छोड़ते हैं हम। आप क्लास में देखिएगा उसको, फोटोपीरियडिज्म की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा। तो हम बात करते हैं कि वर्नलाइजेशन की स्टिमुलस को रिसीव करने की साइट क्या है। तो साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्नलाइजेशन की साइट क्या है, या फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, आप देखेंगे पूछा गया है कि स्टिमुलस को, वर्नलाइजेशन के स्टिमुलस को प्लांट का कौन सा पार्ट है जो रिसीव करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है, या फिर ऑल दी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब प्लांट में जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो सब के सब रिसीव करते हैं वर्नलाइजेशन स्टिमुलस को, या फिर अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम जो है मेनली रिसीव करता है। अब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है,
हो सकता है कि क्वेश्चन में एपिकल मेरिस्टेम ना दे करके कोई और नाम दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है तो इसका ये जो टिप वाला पोर्शन है, ये टिप वाला पोर्शन, ठीक है, इस टिप वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एपेक्स, ठीक है। और उसी तरीके से जो रूट निकली होगी तो रूट का जो टिप वाला पोर्शन होगा इसको भी हम एपेक्स कहते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो इस एपेक्स पे होता है और उसी तरीके से रूट के भी एपेक्स पे एकदम टिप पोर्शन पे होता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ हुआ, शूट एपिकल मेरिस्टेम अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, और अगर हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कहें तो वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन की साइट कहाँ हुई, यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम पे या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम पे, क्योंकि वर्नलाइजेशन को रिसीव करने का काम मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक सेल ही करता है, स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम, और उसके साथ और भी जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो सब के सब रिसीव कर सकती हैं, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग हार्मोन कॉल्ड वर्नेलिन इज फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे फोटोपीरियडिज्म हमने पढ़ा था तो वहाँ पे फोटो पीरियड मिलने के बाद फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था प्लांट में जिसका नाम था फ्लोरिजेन, ठीक है। उस हार्मोन की वजह से ही फ्लावरिंग हो रही थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्नलाइजेशन के केस में भी एक फ्लावरिंग हार्मोन है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है जब हम वर्नलाइजेशन करते हैं तो, और उस फ्लावरिंग हार्मोन का क्या नाम है, वर्नेलिन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फ्लावरिंग हार्मोन है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है जब वर्नलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वर्नेलिन जो है ये एक फ्लावरिंग हार्मोन है जो वर्नलाइजेशन देने पे प्रोड्यूस होता है प्लांट में। सबसे पहले इसको किसने बताया था, मेल्चेयर्स जो थे इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वर्नलिन जो है ये एक फ्लावरिंग हार्मोन है जो कि वर्नलाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है, ठीक। बट वर्नलिन हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड, जैसे कि हमने फ्लोरिजन के केस में पढ़ा था कि फ्लोरिजन जो है ये एक हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन माना जाता है, इसलिए क्योंकि फ्लोरिजन के बारे में पता तो सबने लगाया लेकिन कोई भी उस हार्मोन को आइसोलेट नहीं कर पाया, ठीक है, उसको प्लांट से आइसोलेट नहीं किया गया, बाहर नहीं निकाला गया। ठीक उसी तरीके से वर्नेलिन के बारे में इतना तो पता है कि ये फ्लावरिंग कराता है, ये फ्लावरिंग हार्मोन है, लेकिन इसको भी आज तक किसी ने आइसोलेट नहीं किया, कोई कर नहीं पाया, ठीक है। अब वर्नलाइजेशन पढ़ा तो एक और टर्म आता है डी वर्नलाइजेशन, इसको भी पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं कि डी वर्नलाइजेशन क्या होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि वर्नलाइजेशन का उल्टा हो जाएगा डी वर्नलाइजेशन, तो आप सही समझ रहे हैं, इसका मतलब यही होगा। हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। वंस अ प्लांट इज वर्नलाइज्ड इट कैन बी डी वर्नलाइज्ड बाय एक्सपोजिंग द प्लांट टू टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस और एबव, ठीक है। तो डी वर्नलाइजेशन का मतलब उल्टा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी, जैसे वर्नलाइजेशन में आप लो टेम्परेचर दे रहे थे तो डी वर्नलाइजेशन में अगर आप किसी प्लांट को या सीड को हाई टेम्परेचर दे देंगे तो आप ये कहें कि ये डी वर्नलाइजेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लांट को वर्नलाइज किया गया है, अगर उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया गया है, तो सेम प्लांट को अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं, कितना टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का टेम्परेचर उसी वर्नलाइज प्लांट को अगर हम देते हैं, तब हम कहेंगे कि ये प्लांट जो है अब ये डी वर्नलाइज हो गया है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डी वर्नलाइजेशन, ठीक है। ये अंतर है। फॉर स्टेबलाइजिंग वर्नलाइजेशन प्लांट शुड बी केप्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 5 डेज, ठीक है। और अगर हम वर्नलाइजेशन को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये स्टेबल रहे, ठीक है, अगर उसको अचानक से फिर हाई टेम्परेचर मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है उल्टा हो जाए, मतलब उसका कोई इफेक्ट ही ना रह जाए। तो वर्नलाइजेशन अगर हमने किया है तो उसको स्टेबल करने के लिए प्लांट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से कम 4 से 5 दिन तक रखना चाहिए, तभी वर्नलाइजेशन जो है स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो वर्नलाइजेशन करने के बाद ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्नलाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला कंडीशन है एज ऑफ द प्लांट, प्लांट की एज जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम वर्नलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और ये एज जो है प्लांट की ये वेरी करती है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग एज पे वर्नलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें, वीट की, तो वर्नलाइजेशन इज डन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। तो गेहूं के केस में क्या होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उस टाइम पे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, तभी वर्नलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें, जैसे कि हायोसाइमस, जिसको हेनबेन के नाम से जाना जाता है, अगर हम हायोसाइमस के केस में देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये क्या करता है, ये रिसीव करता है वर्नलाइजेशन आफ्टर 10 डेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है।
तो हैनबिन के केस में जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है अच्छे से, तो उसके 10 दिन के बाद जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब वर्नलाइजेशन किया जाता है, तभी हायोसाइमस पे वर्नलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ठीक है, तो एज जो है प्लांट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम वर्नलाइजेशन कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट के सीड को वर्नलाइजेशन कर दिया तो फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एज जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्नलाइजेशन के केस में, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वर्नलाइजेशन होता है, वो माना गया है 1 से 6 डिग्री। मोस्टली 1 से 5 डिग्री जो है ये इफेक्टिव होता है जिस पे वर्नलाइजेशन होता है। ठीक है, 6 डिग्री इज कम्प्लीटली नॉन इफेक्टिव, मतलब अगर 6 डिग्री सेल्सियस किसी प्लांट को या सीड को दिया गया तो ये देखा गया कि 6 डिग्री पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला वर्नलाइजेशन का। उसी तरीके से 7 डिग्री सेल्सियस जो है ये भी लेस इफेक्टिव है। तो मोस्टली 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वर्नलाइजेशन होता है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ड्यूरेशन। अब कितना ड्यूरेशन होना चाहिए वर्नलाइजेशन के लिए, तो 1 से 1.5 महीना जो होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का, ये नेसेसरी है मोस्ट ऑफ द प्लांट के केस में। तो ज़्यादातर प्लांट के केस में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 से 1.5 महीने तक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना चाहिए, तभी वर्नलाइजेशन इफेक्टिवली होता है। ठीक है, कुछ और भी हैं फैक्टर्स जैसे कि है ऑक्सीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑक्सीजन, एज वर्नलाइजेशन इज एयरोबिक प्रोसेस सो इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसलिए है ये वाला पॉइंट क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि वर्नलाइजेशन जो है ये एयरोबिक प्रोसेस है या फिर एनारोबिक है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैं भूल गई। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जा सकता है एरोबिक है या एनारोबिक। तो ये एक एरोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है फैक्टर वाटर। प्रॉपर हाइड्रेशन इज नेसेसरी फॉर वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो अगर सीड को या प्लांट को प्रॉपर वाटर मिलता रहेगा, वो हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है, तभी वर्नलाइजेशन हो पाएगा। अगर वाटर की स्कैसिटी हो गई तो वर्नलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वर्नलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। वर्नलाइजेशन तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस है क्रॉप्स कैन बी ग्रोन अर्लायर। ठीक है, अगर हम वर्नलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी मदद से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर हम ऐसे सीड्स को या प्लांट को वर्नलाइज करके हम ग्रो करते हैं, खेतों में बोते हैं, तो हम ये देखेंगे कि अर्ली स्टेज में ही उनमें ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये बेनिफिट है वर्नलाइजेशन का। अगला है प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन सच रीजन्स वेयर नॉर्मली दे डू नॉट ग्रो। ठीक है, तो दूसरा बेनिफिट ये है कि नॉर्मली अगर हम उस प्लांट को बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के अगर हम ग्रो कराते हैं सिर्फ किसी भी रीजन में, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे ग्रो ना करे। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्नलाइज करके ग्रो कराते हैं तो वो वहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं कुछ रीजन में ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम वर्नलाइज कर दें उस प्लांट को या सीड को, तो हम ये देखेंगे कि जिस रीजन में वो पहले ग्रो नहीं कर रहा था वो वहाँ पर भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करेगा। तो ये दूसरा हो गया उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि वर्नलाइजेशन की वजह से होता है। अगला है यील्ड ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड। तो पौधे का उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी यील्ड जो है काफ़ी बढ़ जाती है वर्नलाइजेशन की वजह से। फिर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड फ्रॉस्ट इज इंक्रीज। ठीक है, कोल्ड स्ट्रेस से, फ्रॉस्ट से इसको काफ़ी ज़्यादा प्लांट को रेजिस्टेंस मिलता है क्योंकि इसको ऑलरेडी लो टेम्परेचर में 1 से 1.5 महीने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो अगर कोल्ड स्ट्रेस मिलता भी है प्लांट को तो फसल खराब नहीं होगी। ठीक है, अगला बेनिफिट है रेजिस्टेंस टू फंगल डिजीज इज इंक्रीज। ठीक है, फंगल डिजीज से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है वर्नलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो कि वर्नलाइजेशन के हैं। ठीक है, 4-5। तो वर्नलाइजेशन कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ वर्नलाइजेशन वाज डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। पहला ऑप्शन है वेंट, दूसरा है लाइसेंको, तीसरा है कुरोसावा, चौथा है एरिस्टोल। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन का जो टर्म है सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया, टी.डी. लाइसेंको ने। ठीक है, लाइसेंको जो थे इन्होंने सबसे पहले वर्नलाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक, मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंटिस्ट के नाम से, तो अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप उनकी लिस्ट बना करके याद कर सकते हैं या फिर ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर इन प्लांट्स इज। ठीक है, लो टेम्परेचर अगर प्लांट को दिया जाता है और उससे फ्लावरिंग इंड्यूस होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म, प्रूनिंग या फिर क्रायोबायोलॉजी।
क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन में ही लो टेम्परेचर दिया जा रहा है प्लांट को, जिसकी वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है गार्नर एंड अलार्ड आर रिलेटेड विथ। ठीक है, जिन लोगों ने फोटो पीरियडिज्म की क्लास देखी है उनको पता होगा कि गार्नर और अलार्ड जो थे, इन दोनों लोगों ने फोटो पीरियडिज्म के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले तो ऑप्शन है फोटोलिसिस, फोटो पीरियडिज्म, फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोट्रॉपिज्म एंड फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटो पीरियडिज्म। गार्नर और अलार्ड जो है किससे रिलेटेड है? फोटो पीरियडिज्म से। ठीक, अगला क्वेश्चन है द स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन इज रिसीव्ड इन एनुअल्स एंड बाइनियल्स बाई। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं कि एनुअल्स और बाइनियल्स क्या होते हैं। तो एनुअल्स, यहाँ पे प्लांट की बात की गई है। ठीक है, तो एनुअल्स जो है ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उनको एनुअल्स या फिर एनुअल प्लांट कहा जाता है। उसी तरीके से बाइनियल्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल से ज़्यादा समय में कंप्लीट करते हैं, उनको बाइनियल्स या फिर बाइनियल प्लांट कहा जाता है। ठीक है, अब पूछा ये जा रहा है कि वर्नलाइजेशन का जो स्टिमुलस होता है वो रिसीव करता है, एनुअल्स और बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं? प्लांट के किस पार्ट से जो है वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस रिसीव होता है? ऑप्शन में क्या है? ड्राई सीड से होता है, दूसरा है रूट से होता है, फिर है स्टेम एपेक्स से होता है, चौथा है लीव से होता है। तो मैंने आपको बताया कि वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम तो दिया नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है स्टेम एपेक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया कि स्टेम में भी स्टिमुलस रिसीव होता है और रूट में भी। अब रूट तो दिया है, लेकिन रूट सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट बोला गया है रैंडमली, एक पर्टिकुलर नाम, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है कि रूट का एपेक्स वाला पोर्शन रिसीव कर रहा है ना। लेकिन स्टेम के लिए ये टर्म यूज किया गया है, स्टेम का एपेक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम एपेक्स। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लांट है तो इसका ये जो एपेक्स वाला पोर्शन है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होता है। और अगर रूट वाला पोर्शन देखें तो रूट में भी ये टिप वाले पोर्शन पे ही रूट एपेक्स बोला जाएगा इस पोर्शन को, और इसको सूट एपेक्स बोला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि वर्नलाइजेशन के स्टिमुलस को रिसीव करता है। ठीक, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर सीजनल ड्यू टू फोटो पीरियडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोलिसिस। मतलब ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं सीजनल होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्लांट्स जो सीजनल होते हैं, पर वो क्यों होते हैं? ठीक है, फोटो पीरियडिज्म की वजह से होते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म की वजह से होते हैं, या फिर फोटोलिसिस की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं क्योंकि फोटो पीरियडिज्म होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फोटो पीरियडिज्म होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में क्या होता है? दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो कम समय के लिए मिलती है क्योंकि दिन छोटा होता है। ठीक है, और डार्क पीरियड ज़्यादा मिलता है क्योंकि रातें लंबी होती हैं। ठीक है, तो उस दौरान शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि पीरियड ऑफ लाइट जो है ये डिसाइड कर रहा है कि उस सीजन में वो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट सीजनल क्यों होते हैं? फोटो पीरियडिज्म की वजह से, ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक, अगला क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटो पीरियडिज्म, या फिर स्कैरिफिकेशन, या वर्नलाइजेशन, या फिर नन ऑफ दिस। क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द practice of subjecting seeds to low temperature for a period of time in order to cause growth and flowering during summer season is called। तो सीड्स को लो टेम्परेचर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ और फ्लावरिंग होती है। कब किया जाता है ऐसा? समर सीजन में। ठीक है, लोग समर सीजन में क्या करते हैं कि सीड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जो वो करते हैं? विंटरिंग कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं, डी वर्नलाइजेशन कहते हैं, या फिर थर्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट समर सीजन में क्यों देते हैं? ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए क्यों देते हैं? सीड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छे से हो सके समर सीजन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। वर्नलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन
Take care, stay safe and keep learning. Thank you.